वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स जो कि भूगोल का 6 to 8 है, एक नया ई बुक लॉन्च किया गया है एग्ज़ाम कैप्सूल के थ्रू। उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि 6 to 8 दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में एक क्लास का वीडियो मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ दे दिया गया है 6 क्लास में कौन कौन से चैप्टर है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ आप देखते हो तो यहाँ देख लीजिए कि सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख मंडल। देन उसके बाद दिया गया है कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। उसके बाद दिया गया है हमारा देश भारत। सारे के सारे चैप्टर दे दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर चैप्टर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले ही पॉइंट दे दिया गया है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहलाती है, इसको बोलते हैं पूर्णिमा कहलाता है। ठीक है, अब पूर्ण चंद्रमा अगर नहीं दिखाई दे तो उसको अमावस्या कहते हैं। फिर दिया गया है कि सूरज, चंद्रमा, रात में आसमान में जो चमकते हैं वे वस्तुएं, मतलब जितने भी चमकते हैं पिंड, उस सारे के सारे खगोलीय पिंड के अंतर्गत आ जाएंगे। देन उसके बाद दिया गया है तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई जो आकृति होती है उसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल बोलते हैं। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उसको नक्षत्र मंडल बोलते हैं। देन उसके बाद दिया गया है कि प्रमुख नक्षत्र मंडल कौन कौन से है, तो याद रखना है, एक तो होता है बिग बेयर और दूसरा देख लीजिए एक सप्तऋषि होता है। ठीक है, देन उसके बाद दिया गया है कि उत्तर दिशा को निर्धारित किसके द्वारा होता है या कौन से तारा के द्वारा होता है, तो ये ध्रुव तारे के द्वारा होता है। देन लास्ट एक पॉइंट दिया गया है कि ध्रुव तारे की स्थिति जानने के लिए हम किस नक्षत्र मंडल के सहायता यानी कि हेल्प लेते हैं। ये सप्तऋषि होता है, 7 गो से मिलकर बना होता है और उसका स्थिति जानने के लिए हम लोग एक देख लेंगे कि 2 टाइप का क्या होता है नक्षत्र मंडल होता है, एक बिग बेयर, एक सप्तऋषि। तो सप्तऋषि का हेल्प लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। वह खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा देखिए यहाँ पर नहीं होता है, ये ग्रह कहलाता है। ठीक है, और जिसका होता है वो तारा कहलाता है, स्टार कहलाता है। दिया गया है कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं, तो याद रखिएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस। ठीक है, देन उसके बाद दिया गया है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देव को कहा गया है, ये दिमाग में रखिएगा, सोल कहा गया है। ब्रह्मांड के लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत सोर्स है, ये सूरज होते हैं। यहाँ से देखेंगे दोस्तों सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, एक साथ आप बोल लो। फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ आप बोल लो। दिया गया है कि ग्रह जिस निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं तो उसी को तो क्या बोला जाता है, कक्षा बोला जाता है। ठीक है, जो पथ पे ये चक्कर लगा रहा है उसी को क्या बोला जाता है, कक्षा बोला जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक अगर पूछा जाए ग्रह कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए बुध ग्रह है। बुध को सूर्य के चक्कर लगाने में कितने समय लगता है अगर पूछा जाए तो 88 दिन। लेकिन उसी तरह याद रखना है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ये शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आया जाए तो मैं बता रहा हूँ कि प्लूटो जिसे ग्रह माना जाता था अब ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। कब हटाया गया है, तो अगस्त 2006 में। एकदम इसको माइंड में बैठा लेना है। वर्तमान में प्लूटो को क्या कहा जाता है, तो बौना ग्रह कहा जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में प्लूटो को बौना ग्रह कहते हैं। दिन उसके बाद देखिएगा दिया गया है कि प्रकाश की गति क्या होती है, तो यहाँ से देख लेते हैं 3 लाख
किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, ये 8 मिनट के समय लगता है। आ जाइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कितने समय लगता है? 8। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाली प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम अगर पूछा जाए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 20 जुलाई 1969 आप लोग को याद रखना है। अगर पृथ्वी के आकार कोई पूछ दे तो भूआब यानी कि ज्यूआइड आपको बताना है। भूआब का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो पृथ्वी के आकार, एकदम याद करना है इसको। देन उसके बाद दिया गया कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है? तो याद रखना है 1/4 होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है? तो 1/4 होता है। देन उसके बाद दिया गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? तो याद रखना है 3,84,400 किलोमीटर याद रखना है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितने दिन में पूरा करता है, कितने समय में? तो आपका आंसर होना चाहिए 27 दिन में। फिर दिया गया है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के कक्षाओं में पाया जाता है या बीच में पाया जाता है? अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो बृहस्पति और मंगल आपका राइट आंसर होगा। देन उसके बाद दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है उल्का पिंड बोला जाता है। देन उसके बाद दिया गया है कि रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाले सफ़ेद चौड़े पट्टी क्या कहलाती है? तो ये आकाशगंगा कहलाती है। देखिए यहाँ से 2-3 लाइन छोड़ा गया है कि ताकि आपको लगे कि बुक में 1-2 पॉइंट और है जिसे लिखना चाहिए, तो जब आप प्रिंट आउट लेना उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हो। इसलिए यहाँ से देखेंगे सेकेंड ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप यानी कि लाइन बाय लाइन हम लोग देखने वाले हैं। देखिएगा यहाँ से ग्लोब पर स्थिति वे 2 बिंदु जिन पर पृथ्वी झुकी हुई हो उसी को कहते हैं अक्ष कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जिस पे झुकी है उसी को अक्ष बोलते हैं। फिर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पृथ्वी किस दिशा में अपनी धुरी पर घूमती है, तब पश्चिम से पूर्व आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? पश्चिम से पूर्व आपको याद रखना है। देन उसके बाद अगर बोल दिया जाए वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में, तो याद रखना है ये विषुवत रेखा बांटता है जिसको इक्वेटर भी बोला जाता है। देन उसके बाद याद रखना है कि पृथ्वी के उत्तर में जो स्थित है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण में स्थित है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। देन उसके बाद दिया गया है कि विषुवत रेखा के समानांतर रेखा कहलाता है, ये अक्षांश कहलाता है। विषुवत रेखा के समानांतर जो है उसी को अक्षांश हम लोग बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अक्षांशों को मापा जाता है, तो ये अंश में मापा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश किस कटिबंध में आते हैं? जो आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश किस कटिबंध में, तो ये आते हैं उष्ण कटिबंध में। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा पे ज़्यादा हीट वर्षा वगैरह होता है तो उष्ण के अंदर वो आता है। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं शीतोष्ण बोलते हैं। कहने का मतलब ये जो उष्ण कटिबंध है उसके ऊपर वाला भाग को शीतोष्ण बोलते हैं, ऊपर और नीचे वाले भाग को शीतोष्ण बोलते हैं। कहने का मतलब मैं एक समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये आपका ग्लोब हो गया, ग्लोब के बीच का जो लाइनिंग होता है इसको इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ कर्क रेखा हो गया
और ये मकर रेखा हो गया। दोनों के बीच के अगर डिस्टेंस को आप देखते हैं, ये प्लेस को देखते हैं, क्षेत्र को देखते हैं, तो इसको उष्णकटिबंध बोलते हैं। और जैसे ऊपर वाला पार्ट में हम लोग जाते हैं, इसको जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, तो यहीं आपका पार्ट क्या हो जाता है, शीतोष्ण हो जाता है। इसको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को शीत बोलते हैं। मतलब जो लास्ट में बच रहा है दोनों के पॉइंट ऊपर और नीचे, उसको शीत कटिबंध बोलते हैं। आइए जब क्लास होगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा ग्लोब पे, ठीक है। देन उसके बाद दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जो जोड़ने वाली रेखा होता है उसी को बोलते हैं देशांतर बोलते हैं। यानी कि जो ऊपर से नीचे तक ऐसे करके ये जो लाइनिंग होता है यही देशांतर कहलाती है। देन उसके बाद यहाँ से याद रखना है कि 0 डिग्री देशांतर जो होता है वो प्रमुख यामोत्तर बोला जाता है, या ग्रीनविच आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री जो देशांतर होता है प्रमुख यामोत्तर या ग्रीनविच आप बोलना है आपको, ठीक है। दिया गया कि प्रमुख यामोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है, ये लंदन के ग्रीनविच राजकीय वेधशाला से गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रमुख यामोत्तर रेखा पृथ्वी को किन 2 समान भागों में विभाजित करती है। दोस्तों याद रखना है कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में ये बांटता है, ठीक है। प्रमुख ये जो यामोत्तर होता है वो पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी में, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कुल देशांतर पूछा जाए 360 होता है, और कुल अक्षांश पूछा जाए तो 181 होता है। देखिए ऐसे आप लोग को लगेगा कि 180 होता है, एक जो बीच का लाइनिंग होता है 181 हो गया उसको ऐड करके। देन उसके बाद दिया गया है कि जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है उनके समय पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये आगे हो जाएगा। देखिए यहाँ आगे मैं लिख दिया हूँ। आज जो देखिएगा पीछे होता है, जो स्थान ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में याद रखिएगा वो क्या होता है, पीछे होता है। 24 घंटे में कितने डिग्री घूमता है, तो याद रखना है ये 360। ये घंटा में कितना होगा, तो 360 में अगर 24 से आप डिवाइड करते हो तो 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए उसको और भी आप नीचे में लेके आते हो तो 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट के समय लेता है। और भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री होता है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है भारत का मानक यामोत्तर जो होता है ये 82.5 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर पर पृथ्वी की गतियाँ। और सबसे पहले ही लाइनिंग मैंने लिखा यहाँ पे कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों पृथ्वी की गति जो होती है 2 टाइप के होता है, एक घूर्णन एक परिक्रमण होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसी को तो घूर्णन बोलते हैं। आज जब एक सूर्य के चारों ओर के निश्चित कक्ष में चक्कर अगर लगाती है उसको हम लोग परिक्रमण बोलते हैं, ठीक है, परिक्रमण बोलते हैं। और घूर्णन के दूसरा नाम भी परिभ्रमण हो सकता है, ठीक है। परिक्रमण जब देखिएगा इस तरह से आप माइंड में रख सकते हो, जैसे किसी का परिक्रमण, मम्मी को खड़ा कर दीजिए और घूम लीजिए, उसको परिक्रमण बोलते हैं। एक हिंदू जो होते हैं मंदिर में जाते हैं परिक्रमण करते हैं, एक पापा मम्मी को खड़ा करके और किनारे किनारे आप घूम जाओगे उसको परिक्रमण बोल सकते हो, ठीक। एक क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 66.5 डिग्री आप बोल सकते हो। दिया गया है कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको कक्षीय समतल बोल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद दिया गया है कि दिन और रात को विभाजित करता है, उस वृत्त को क्या बोलते हैं, तो प्रतिदीप्ति वृत्त बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ दिया गया है कि किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी गोल और अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये हो गया खगोल शास्त्री एक आर्यभट्ट थे, वहीं बताए थे।
देन उसके बाद दिया गया है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितना समय लगता है, तो ये 365 और 6 घंटा लगता है। एक और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि लीप ईयर्स किसको बोलते हैं या लीप वर्ष किसको बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं ये तो 365 दिन को हम लोग लेकर चलते हैं, 6 घंटा को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो यही जो 6 घंटा है वो 4 वर्ष के बाद और 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 600 का 24 होता है, यानी कि 24 का मतलब होता है एक दिन। तो वो क्या होता है, एक दिन जाकर ऐड हो जाता है। तो हम लोग को पता है कि ये जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन हर एक 4 वर्ष के बाद 29 दिन का हो जाता है। तो जिस ईयर में 29 दिन के होता है उसी को लीप ईयर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा लीप ईयर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जिस वर्ष के फरवरी में 29 दिन हो जाता है, समझ जाइए वो लीप ईयर है, क्योंकि हर एक 4 वर्ष के बाद 1 घंटा, ये 6 घंटा करके एक दिन आपको ऐड हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं, दिया गया है कि किस दिनांक को, छोड़िए उसको, सबसे लंबा और छोटा दिन याद रखिएगा, छोटी दिन। तो 21 जून को अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे लंबी दिन और सबसे छोटी दिन, तो 21 जून को याद रखना है। सबसे लंबा और सबसे छोटी रात अगर देखा जाता है तो इस अवस्था को बोला जाता है उत्तर अयनांत बोला जाता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देता है दिनांक बताने के लिए, दिन बताने के लिए, तो 21 जून को बता सकते हैं, लेकिन इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो उत्तर अयनांत बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो 21 जून होता है तो उस समय सूरज के जो किरण होता है कहाँ, किस रेखा पर सीधे पड़ती है, तो आप बता सकते हो ये कर्क रेखा पर पड़ती है। उसी तरह एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है, किस दिन सूरज के किरणें मकर रेखा पर सीधा पड़ता है, तो आप बता सकते हो 22 दिसंबर को, कर्क रेखा पर 21 जून को, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को। उसी तरह एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सूरज की किरण विषुवत रेखा पर कब सीधी पड़ती है। तो ये जो 21 मार्च और 23 सितंबर आपके सामने दिख रहा है ना दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर पर सीधे पड़ता है उस टाइम, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है कि दिया गया है कि कब दिन और रात बराबर होता है, इक्वल होता है। तो जब विषुवत रेखा पर सीधी सूरज की किरण पड़ती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, उसी समय क्या होता है, दिन और रात इक्वल होता है। लेकिन दिन और रात छोट बड़ होता है, वो डिपेंड करता है आपको उत्तर अयनांत, जिस तरह से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अब देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन से ऋतु होती है, तो ये शरद ऋतु होती है। और उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा तो बसंत। यानी कि कहने का मतलब आपसे ये बताया जा रहा है कि 23 सितंबर को उत्तर में शरद, 23 सितंबर को ही अगर दक्षिण में देखिएगा, नीचे देखिएगा तो आपको बसंत दिखेगा। आज ये नेक्स्ट चैप्टर पे, और चैप्टर का नाम हो जाएगा मानचित्र। अब देख लेते हैं मानचित्र से रिलेटेड, ठीक है। एक ही वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे पूरे 6ठा क्लास के ज्योग्राफी फिनिश करने के, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका से दिया गया है मानचित्र। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट बता दूं कि मानचित्र जो होता है 3 टाइप के होता है। एक होता है भौतिकी, एक होता है राजनीतिक, एक होता है थीमेटिक होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भौतिकी मानचित्र कैसे बोल सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वी की आकृतियों से संबंधित मानचित्र को ही भौतिक यानी कि फिजिकल मैप बोला जाता है। राजनीतिक मानचित्र का मतलब क्या हो गया, शहर और गांव को दर्शाने वाला मानचित्र को राजनीतिक गांव बोल सकते हैं। थीमेटिक मानचित्र देखिए तो उसमें विशेष जानकारी दिया जाता है, आगे चल के बात कर लेंगे। वैसे आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के देखने से पहले एक बार बुक आप जरूर पढ़ लो, फिर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। मानचित्र के घटक अगर आपसे पूछा जाता है, 3 घटक होता है दोस्तों, कौन कौन से, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। जहाँ तक बात हो गई कि मानचित्र में 4 प्रमुख दिशा होता है, उसी को बोला जाता है कि प्रधान दिक् बिंदु बोला जाता है। 4 क्या क्या होता है,
तो हम लोग को पता है ये उत्तर हो गया, यानी कि नॉर्थ, ये साउथ हो गया। ठीक है, ये उत्तर और ये साउथ हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। उसी तरह हम लोग को माइंड में ये चलता है, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। ठीक है, यानी कि ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो हम लोग को माइंड में चलता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ दिया गया है? दिया गया है कि प्रतीक को क्या कहते हैं। बोल रहा है कि मानचित्र पर जो प्रतीक दिखाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो आपको माइंड में बैठा लेना है, इसको रूढ़ प्रतीक बोलते हैं। दिया गया है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है, तो नीले, देखिए ना, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, तो नीला ग्रह बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर लगभग मतलब देखा जाए तो 70 से 75% जल के मात्रा है। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो नीला किससे कनेक्ट करना है? जल, यानी कि जलाशय। ठीक है, उसी तरह अगर भूरा रंग बोला जाए तो ये पर्वत से कनेक्ट करना है। अब हम लोग आगे कुछ बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है, जब भूरा बोला जाए तो आपको क्या चीज़ से कनेक्ट करना है? पर्वत से। लेकिन जब पीला बोला जाए तो इसको पठार से, प से पठार, पर से पीला। जब हरा बोला जाए दोस्तों तो हरा भरा मैदान रहता है, मैदान में तो घास रहता ही है, तो हम लोग हरा रंग को मैदान से इंडिकेट करेंगे। दिया गया है कि कच्चा चित्र जो किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है उसी को रेखा चित्र बोला जाता है। एक छोटी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र को खाका बोलते हैं। इस चीज़ को माइंड में बैठा लेना है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है इजी वे में कि पृथ्वी के ठोस भाग को क्या बोलते हैं। ये जो ठोस भाग है ना, जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हम काम कर रहे हैं, उसी को भूमंडल बोला जाता है। गैस की परत को पृथ्वी के चारों ओर घेरती है, उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग को पता है कि चारों ओर से क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी का वो भाग जिसमें जल पाया जाता है उसी को जलमंडल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ को माइंड में रखना है। दिया जाता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा माउंट जो शिखर होता है, ये माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से पूछा जाता है कितना हाइट पे है, तो 8848 है। कितने हाइट पे है? तो 8848। उसी तरह क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है विश्व का सबसे गहरा भाग जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर के मरियाना गर्त, समुद्र तल से गहराई अगर पूछा जाए तो 11,022 मीटर आप बता सकते हैं। भारत के प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, प्रथम व्यक्ति भारत के अगर पूछा जाए तो तेंजिंग नॉर्वे, 29 मई, अब देखिए ना, ये 53 में ही चढ़ गई थी। उसी तरह अगर पूछ दिया जाए एक जापान के जुंको तोबई जो विश्व के पहली महिला थी, ठीक है, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा, इसको भी माइंड में बैठा कर रखना है। एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जो है, ठीक है, जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे ये कदम रखा था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे दिया गया है, अच्छा से यहाँ से देखना है कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है। ठीक है, यानी कि कंटिनेंट है, तो 7 गो। एशिया हो जाएगा, दिन उसके बाद आप बोल सकते हैं यूरोप बोलिए, उसके बाद अफ्रीका बोलिए, दिन उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका बोलिए, और यहाँ से देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका देखिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप क्या बोल सकते हैं? ये 7 महाद्वीप है। आगे मैं बढ़ता हूँ और आगे देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो आप बताइएगा एशिया महाद्वीप है। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो एशिया जो बड़ा हो गया, तो एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो याद रखिएगा 1/3 है, यानी कि 1/3 है। एशिया महाद्वीप अगर किसी गोलार्ध में स्थित है, अगर पूछ दिया जाता है तो आप लोग को बताना है कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, बोल रहा है कि ये एशिया की बात हो रहा है, तो कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा, इसको भी माइंड में बैठा के रखना है।
ठीक है। यूरोप और एशिया के संयुक्त रूप को कहा जाता है, क्या बोला जाता है, यूरेशिया। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यूरेशिया में कौन कौन से कंटिनेंट आते हैं, तो यूरोप बोलना है और एशिया बोलना है, ठीक है। एशिया के बाद दूसरे के बारे में बात कर दिया जाए तो ये अफ्रीका होता है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका। अफ्रीका के मध्य से होकर गुजरता है क्या चीज़, तो ये गुजरता है जो विषुवत रेखा होता है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अफ्रीका कौन से गोलार्ध में है, तो इसको आप बोलिएगा उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन ये जो था कौन से गोलार्ध में था, ये पूर्वी गोलार्ध में था, पूर्व में था, ठीक है। तो ऐसे माइंड में बैठा के रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा, दिया जाता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा भी, ठीक है, यानी कि कर्क, यहाँ देखिए ना दिया गया है ना कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत, ये तीनों के तीनों गुजरता है, तब बताइएगा अफ्रीका से होकर गुजरता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अगर पूछा जाए तो सहारा का रेगिस्तान आप बोल सकते हो। एक क्वेश्चन आपसे मैंने कभी पूछा था और आज भी आपके सामने मैं डाल दिया हूँ कि नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखना है ये अफ्रीका में स्थित है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ यहाँ से कि विश्व का तीसरा घर, पहला कौन था, एशिया था, दूसरा अफ्रीका और तीसरा बोला जाएगा, तो याद रखना है दोस्तों उत्तरी अमेरिका याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखिएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कनेक्टेड है, तो पूछेगा तब पनामा जल संधि याद रखिएगा, दोनों के बीच में कौन सा है, तब पनामा जल संधि है, ठीक। विश्व का छोटा महाद्वीप अगर पूछ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया, इतू सा है, ठीक। अगर उससे क्वेश्चन एक और आता है कि कौन सा महाद्वीप जो चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिएगा एक और इससे क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी में दिया गया है कि आर्कटिक नहीं अंटार्कटिका, याद रखिएगा अंटार्कटिका में स्थित 2 शोध संस्थान के नाम बताना है जो कि भारत के हैं, तो एक मैत्री हो जाएगा, एक दक्षिणी गंगोत्री हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। कितने महासागर है ये बताना है, तो 5 गो महासागर है, इसको माइंड में बैठा लेना है, ठीक है। महासागर के सही क्रम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिणी महासागर, उसके बाद आर्कटिक। अगर इसका ट्रिक आप लिखना चाहते हो तो एक पैसा PAISA, अब देखिए कैसे, तो P फॉर प्रशांत, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन ओशन, S फॉर साउथ यानी कि दक्षिणी और A फॉर आर्कटिक हो गया, ठीक है। इसको माइंड में बैठा कर आप लोग को रख लेना है, कॉपी पे भी लिख लेना है, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो मुझे एक पॉइंट और मिल जा रहा है यहाँ से कि कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया, तो ही से हिंदुस्तान, ठीक है। तो हिंदुस्तान के नाम पे देखिएगा तो नीचे आपको हिंद महासागर मिल जाएगा। वायुमंडल को कितने परत में विभाजित किया गया, तो 5। सबसे पहले क्षोभ, समताप, फिर मध्य, उसके ऊपर देखिएगा तो आयन, ठीक है, यह बाह्यमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल हो जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वायुमंडल कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है, ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि 1600 किलोमीटर तक। वहीं देखिएगा तो प्रधान आपका गैस होता है, ऑक्सीजन होता है 21%, नाइट्रोजन होता है 78%, ठीक है। इसको भी माइंड में बैठा कर रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ से मैं डाल दिया हूँ कि वायुमंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कम होते जाता है, ठीक है। एक VVI क्वेश्चन इसको छपेगा, ऐसे करके लिख लीजिए 1 to 5 में, या फिर आ सकता है किसी भी एग्जाम में। एशिया और यूरोप को अलग करता है, जो इसको यूराल पर्वत बोलते हैं। चलिए 6ठा नंबर चैप्टर अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। 6ठा नंबर चैप्टर में क्या चीज़ दिया गया है दोस्तों, दिया गया है कि पृथ्वी के स्थल स्वरूप। चलिए एक एक चीज़ यहाँ से लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। दिया गया है कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ये पर्वत बोलते हैं। स्थल रूप का निर्माण किन 2 प्रक्रिया के द्वारा होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह टूटकर गिर जाने को कहा जाता है अपरदन कहा जाता है।
अपरदन की क्रिया के कारण पृथ्वी के सतह पर क्या प्रभाव होता है, तो घिसकर नीचे हो जाता है। सिंपल बात है भैया, जब टूटेगा घिसेगा तो वो नीचे होगा ही होगा। यहाँ से देख लेना है कि पृथ्वी के स्थल रूप के पुनः निर्माण जब बोल देगा तो निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है, निक्षेपण। जिस तरह से अपरदन होता है, ठीक है, टूटता है, गिरता है, खींचता है, तो निक्षेपण कहीं आकर जमा होता है तो निर्माण होता है। दिया गया है कि एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो ये हिमालय है, अल्प्स है, उसके बाद एंडीज है, ठीक है। लिखा हुआ है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 टाइप के, एक वलित होता है, भ्रंशोत होता है, ज्वालामुखी होता है। देन उसके बाद दिया गया है कि भारत में स्थित विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा होता है, तो ये अरावली हो गया, ठीक है, अरावली हो गया, याद रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि भारत में स्थित विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है, तो अरावली, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है भारत में स्थित सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है, तो अरावली हो जाएगा। तो वलित का एक एग्जाम्पल हो गया, यहाँ से वलित का क्या हो गया, वलित का एक एग्जाम्पल अरावली हो गया। देन उसके बाद देखिए ज्वालामुखी की ये बोल रहा है, तो देखिए माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि माउंट किलिमंजारो तो ये अफ्रीका में है, फ्यूजियामा ये जापान में, याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं, जापान में बार बार फ्यूज उड़ जाता है, जब उड़ेगा तो ये ज्वालामुखी आता है बार बार। देखिएगा पर्वत से प्रचलित खेल, पर्वत पर बहुत सारा खेल होता है। एक पैराग्लाइडिंग होता है कि देखिएगा पैर से वो फिसला जाता है, एक हैंग होता है जो हैंड से, एक रिवर राफ्टिंग होता है, ये भी याद रखिएगा, एक स्काइनिंग होता है। आप एक बार देख लीजिएगा बुक में पक्का इसको अच्छा से। भारत में स्थित पुराना पठार पूछेगा तो ये दक्कन का पठार हो जाएगा। पुराना पठार कौन सा हो जाएगा, दक्कन का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो तिब्बत का पठार हो जाएगा। और तिब्बत के पठार की ऊंचाई अगर देखा जाए समुद्र तल से, ये 4000 से लेके 6000 मीटर तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ से दे दिया गया है कि अफ्रीका का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बोल रहा है ना, अफ्रीका का पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना और हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देन उसके बाद दिया गया है भारत के छोटा नागपुर से कौन कौन से खनिज, छोटा नागपुर, ठीक है, तो याद रखना है ये कोयला, ठीक है। उसके बाद लोहा अब मैगजीन हो जाएगा, लोहा कोयला मैगजीन, लोहा कोयला मैगजीन, ये छोटा नागपुर पठार से। लेकिन अफ्रीका के पठार बोला जाएगा तो हीरा, सोना, ये सारा चीज़ निकलता है वहाँ से। छोटा नागपुर पठार के जब बात हो ही गया है तो कौन सा जलप्रपात है, तो सोन रेखा नदी पर स्थित एक होंड्रू जलप्रपात है, इसको याद रखना है। जलप्रपात जब आ गया तो जोग जलप्रपात कहाँ है, तो ये कर्नाटक में, ठीक है। अब देखिए ना, समुद्र तल से देखिएगा 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो होता है उसको मैदान बोलते हैं। और यांगसे जो एक है नदी कहाँ बहती है, तो ये चाइना में बहती है, आपको याद रखना है। अब देखिए लास्ट यहाँ से चैप्टर बनता है 7 नंबर चैप्टर, ध्यान से इसको सुनना है और यहाँ से समझ लेना है। भारत से रिलेटेड होगा, एकदम टू द पॉइंट ईजी। दिया गया है कि 3 तरफ से जल से घिरे को प्रायद्वीपीय बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। भारत के उत्तर में स्थित है, ऊपर में तो ये पर्वत स्थित है, ठीक है। पश्चिम में देखिएगा तो अरब सागर है। यानी कि कहने का मतलब अगर आपसे बोला जाए तो ये समझिए कि एक भारत है, ठीक है, ये समझिए कि क्या है, एक भारत है। ऐसे करके मैं बना दिया सिंपल वे में। तो देखिए ये हिमालय है, यहाँ पे ये इस तरह से करके ये बना हुआ है, ये हिमालय हो गया। ये देखिए ये जितना है अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो याद रखिएगा। पूर्व में जो होता है इधर, तो ये बे ऑफ बंगाल है। पश्चिम में कोई बोलेगा तो ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, ठीक है। दक्षिण में देखिएगा तो हम लोग को पता है यहाँ हिंद महासागर है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिएगा क्षेत्रफल पूछेगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लद्दाख से अगर कन्याकुमारी तक, लद्दाख से कन्याकुमारी तक 6 क्लास के बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये 3200 किलोमीटर। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ यानी कि गुजरात तक ये 2900
किलोमीटर, ये याद रखिएगा, 6th क्लास के बुक में दिया गया है। यहाँ देखा है कि दिया गया है कि अमेरिका में कितनी जो समय रेखा है, तो ये 7 को है, याद रखना है। अमेरिका में 7 को, लेकिन कनाडा में पूछेगा तो ये 6 को याद रखना है। अमेरिका में 7 को, कनाडा में 6 को। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत के मध्य होकर गुजरती है ये कर्क रेखा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, एक अक्षांशीय विस्तार होता है, एक देशांतरीय है। तो अक्षांशीय बोलेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 से बोल रहा है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, उत्तरी अक्षांश। उसी तरह देशांतरीय विस्तार बोलता है तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर याद रखना है। यामोत्तर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मानक यामोत्तर, तो आपको बताना है 82.5 डिग्री। अगर पूछा जाता है कि हिमालय को कितने भाग में, हम लोग को पता है ऊपर वाला बृहत हो जाएगा, मध्य वाला, बीच वाला मध्य हिमालय हो जाएगा, नीचे वाला शिवालिक बोलते हैं। 3 भागों में आसानी से काट कर और हिमालय को पढ़ लेते हैं, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। कोई पूछेगा डेल्टा का जो होता है ना आकृति, ये त्रिभुजकार होता है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है कि परवाल छोटे समुद्री जंतु को, कंकाल को क्या कहते हैं, ये पॉलिश बोलते हैं। लेकिन उसी के बाद दिया गया है कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी होता है, तो ये महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी। पाक जल संधि देखिएगा तो भारत और श्रीलंका के बीच है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक हम लोग 6th क्लास के टोटल ज्योग्राफी एक ही वीडियो में हम लोग देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा 7th क्लास के ज्योग्राफी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट डिमांड के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।